जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज से जो है वो पवित्र सावन मास का प्रारंभ हो गया है। तो आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, यही आशा करते हैं। और आप सभी लोग जो है अपने मार्ग पर बहुत जल्दी ही सफल हों। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा, फिर हम लोग अपनी क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग भाई रेडी हैं तो सभी लोग हर हर महादेव लिखिएगा। और हाँ, आज से जो है मैंने एक नई चीज़ ली है कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए डिटेल ऑप्शन होंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए डिटेल में होंगे। तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास जो है 20-24 मिनट में ख़त्म कर दी जाए। तो उसमें क्या होगा, 20-24 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? बताइएगा कि मानव शरीर में पूर्ण पाचन जो होता है वो किस अंग में होता है? मुख गुहा में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है? बताइएगा। तो देखिएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि मानव शरीर में पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत जो होती है वो मुख गुहा से होती है, ठीक है। मुख गुहा के बाद में ग्रसनी में ग्रसनी और ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में भोजन आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय में जो होता है प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत होती है, ठीक है। प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का तो सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके। अब देखिएगा, आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जो है सबसे पहले मुख गुहा ये है, ठीक है। ये मुख गुहा से भोजन पहुंचता है, ठीक है। मुख गुहा में ही पाचन होता है, क्योंकि देखो पाचन वहीं होगा जहाँ पर क्या होगा, एंजाइम पाए जाएंगे, ठीक है। क्या पाए जाएंगे? एंजाइम पाए जाएंगे। तो जहाँ एंजाइम होंगे वहीं पर पाचन होगा, ठीक है। इसके बाद में भोजन आता है ग्रसिका में, और ग्रसिका में जो होता है वो कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है। फिर भोजन आता है सीधे कहाँ पर? ये आपके अमाशय में, ठीक है। और अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। इसके बाद में भोजन जो होता है वो छोटी आंत में पहुंचता है, और फिर बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि छोटी आंत जो होती है ये सबसे ज़्यादा होती है। छोटी आंत की लंबाई, ठीक है, जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई जो होती है सर्वाधिक होती है, लंबाई अधिक होती है। आहार नाल से छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि आहार नाल यहाँ से पूरा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी आंत की लंबाई सर्वाधिक होती है, लेकिन इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होती है चौड़ी कम होती है। और क्योंकि देखिएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं बड़ी आंत, ये ज़्यादा चौड़ी है, इस वजह से इसको बड़ा कहा जाता है। और छोटी आंत जो होती है ये पतली होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। और इसको हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ज़्यादा हिंदी लिख के आ जाती है तो क्षुद्रांत लिख के आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या श्लेष्मा? अब देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग ही करेंगे। यकृत, यकृत को हम लोग और क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं, और बेटा क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा
खुश हो जाते हैं तो करेजा भी कहते हैं। तू मोहर करेजा है, तू हमार जान है रे, अरे फगुनिया तू हमार जान है, हमारा करेजा है। क्यों? तो कलेजा भी कहते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा लीवर जो होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा सब पहली बात तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह 17 से 23 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 17 से 23 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद में यह पित्त रस का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। तीसरी, इसमें देखो हमारे शरीर में विटामिन का संचय नहीं होता है क्योंकि हम लोग विटामिन अलग से लेते हैं, लेकिन यकृत जो होता है विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, और B12 का अल्प मात्रा में संचय भी करके रखता है। ठीक है, अल्प मात्रा में संचय भी करके रखता है। और यह जो होता है हमारे शरीर में जो विषाक्त अमोनिया होती है, क्या होती है? विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये इतने काम होते हैं किसके? लीवर के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब और यूरिया जो होती है बाद में मूत्र मतलब वृक्क के द्वारा मूत्र मार्ग से निकल जाती है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यकृत का कौन सा कार्य है? तो यूरिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, बताइएगा। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, वो सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अच्छा लखनऊ में अभी क्या किया है? तो लखनऊ के अंदर जो है वो नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। वाराणसी आपको पता ही है, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है। क्या है बेटा? एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि G20 की 100वीं बैठक हुई है यहाँ पर। G20 की 100वीं बैठक हुई थी। और मैंने आप लोगों को बनारस से क्या कहा बताया था? भारत का पहला रोपवे, भारत का पहला रोपवे कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भी वाराणसी में। वाराणसी के अंदर ही क्या है? भारत माता मंदिर है। क्या है? भारत माता मंदिर है। यहीं पर भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते, चौथा प्रश्न है हमारा कि पिथौरा एवं अतिया किस राज्य की चित्रकला है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बताइएगा कि पिथौरा और अतिया किस राज्य की चित्रकला है। देखिएगा अब चित्रकला से कई सारे प्रश्न बनते हैं तो आप लोग इनको याद रखिएगा। तो पिथौरा और अतिया जो है बेटा वो गुजरात की चित्रकला है। कहाँ की है? गुजरात की है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की चित्रकला का क्या नाम है? तो कलमकारी है। क्या नाम है? कलमकारी है। महाराष्ट्र की चित्रकला का नाम है बार्ली। क्या नाम है बेटा? बार्ली। मेरे साथ आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा, बोलते रहिएगा। ठीक है, उड़ीसा की जो है चित्रकला उसका नाम है पट्टचित्र। क्या नाम है? एक का नाम है पट्टचित्र और एक दूसरी चित्रकला है जिसका नाम है सोरा। ठीक है, इसके साथ में ही अब आप लोग बताइएगा कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की चित्रकला है इसका नाम क्या है? उत्तराखंड की जो चित्रकला है इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की चित्रकला है उसका नाम भी बताइएगा आप लोग। झारखंड की जो चित्रकला है इसका भी नाम बताइएगा। अगर इतने राज्यों की आपने चित्रकला याद कर ली तो इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न अगर चित्रकला से आएगा तो वो आप लोगों का
फंस जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल की जो चित्रकला है उसका नाम है बेटा अल्पना। क्या नाम है? अल्पना। कल्पना मत समझना, ठीक है। उत्तराखंड की जो चित्रकला है उसका नाम है एपण। ठीक है, एपन भी लिखा होता है, एपण भी लिखा होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो है उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और झारखंड की जो है उसका नाम बताइएगा। झारखंड की क्या है? तो जादो पटिया। ठीक है, जादो पाटिया। हाँ, उत्तर प्रदेश की क्या है बेटा? चौक पूर्णा। पढ़ाए हैं ना, कौन सी है? चौक पूर्णा है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन बच्चा आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है कि एशियाई खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, चीन, जापान या कतर? बताइएगा। तो देखिएगा, जो एशियाई खेल थे वो सबसे पहले कब हुए थे? तो याद रखिएगा 4 मार्च 1951 को। कब हुए थे बेटा? 4 मार्च 1951 को हुए थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और इसमें जो था वो भारत का स्थान जो था दूसरा था। भारत का स्थान कौन सा था? दूसरा था। और इस समय 4 मार्च को प्रथम स्थान पर कौन आया था? जो पहले एशियाई खेल हुए थे इसमें पहले स्थान पे आया था बेटा जापान। कौन आया था? जापान। और एशियाई खेलों का प्रारंभ जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। 2022 के जो एशियाई खेल हैं वो कहाँ पर? चीन में। जापान में जो है वो 2026 में। और कतर की राजधानी दोहा में 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बताइएगा। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह जो है वो चमकता हुआ सूरज। क्या है बेटा? चमकता हुआ सूरज जो है वो प्रतीक चिन्ह है किसका? एशियाई खेलों का। ठीक है, याद रखिएगा। तो 5वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल बेटा सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है हमारा कि अथाबास्का झील किस देश में स्थित है? अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान या कनाडा? बताइएगा कि अथाबास्का झील जो है वो किस देश में स्थित है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, कजाकिस्तान जो है, सॉरी कनाडा। ठीक है, अथाबास्का झील जो है वो कनाडा में स्थित है। रूस में जो है वो बैकाल झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, यहीं पर एक लडोगा झील है। कौन सी है बेटा? लडोगा झील है। यहीं पर और रूस में ही एक ओनेगा झील है। ठीक है बेटा, कौन सी झील है? ओनेगा है। कजाकिस्तान में जो है वो बालखस झील है। कौन सी है बेटा? बालखस झील है। कनाडा में बेटा एक रेंडियर झील है। कौन सी है? रेंडियर झील है। यहीं पर विनिपेग झील है। एक यहीं पर ग्रेट स्लेव झील है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, कनाडा सबसे लंबी तटरेखा वाला अगर कोई देश है, देखिए मैं तटरेखा वाला पूछ रहा हूँ, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो कौन सा है आपका? बेटा कनाडा ही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। 7वां प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 338 बी? देखिएगा भाई, अगर अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी ग्रुप वगैरह हैं तो उनमें एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बाकी एक काम और आप लोग कर सकते हैं कि 3-4 दिन तक लगातार आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इस क्लास का या जो भी रोज़ एक क्लास आए उसका आप लोग स्टेटस लगा दिया करें। तो उससे क्या होगा कि 2-4 सब्सक्राइबर जो हैं आप लोगों को देखकर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है भैया अपने स्टेटस पर जो है वो क्लास को लगा दिया करें आप लोग। ठीक है,
तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण जो है वो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य विधानसभा में, ठीक है, राज्य जो विधानसभा होती हैं उसमें SC ST को आरक्षण किससे प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 332 से प्राप्त होता है, ठीक है। अनुच्छेद 338 में जो है वो SC आयोग है, कौन सा है बेटा, SC आयोग है। और जो ST आयोग है वो है अनुच्छेद 338A में, ठीक है। और अनुच्छेद 338B में जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, C ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या JB कृपलानी। बताइएगा। जब भारत आज़ाद हो रहा था, मतलब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, उस समय भारत में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था। तो देखिएगा, आप लोग याद रखिएगा 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, JB कृपलानी करते हैं। कौन करते हैं, JB कृपलानी करते हैं। और अगले वर्ष तक इन्हीं के पास अध्यक्षता रहती है, लेकिन उससे पहले क्या हो जाता है, देश आज़ाद हो जाता है। तो आज़ादी के समय जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, JB कृपलानी थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोगों को बताइएगा कि प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये तीनों प्रश्न जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, बहुत जल्दी स्पीड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, खड़गवासला, देहरादून, नई दिल्ली या वेलिंगटन। आपने हमेशा सुना होगा NDA, क्या सुना होगा, NDA, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जब बच्चा जो होता है NDA में सेलेक्ट होता है तो उसका प्रशिक्षण कहाँ होता है, खड़गवासला में होता है, देहरादून में होता है, नई दिल्ली में होता है या वेलिंगटन में होता है। तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा, खड़गवासला में होता है। और कि खड़गवासला कहाँ पर है बेटा, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। देहरादून जो है, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान है। किसका, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। इसका प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। इसके साथ में जो नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में जो है वो नेशनल डिफेंस कॉलेज है। क्या है, नेशनल डिफेंस कॉलेज है। और जो आपका वेलिंगटन है, ठीक है, ये वेलिंगटन में जो है वो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ठीक है। तो बेटा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, A ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, शिलांग, इम्फाल, पणजी या कोहिमा। बताइएगा कि जनवरी 2023 में जो है वो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा, तो नागालैंड के कोहिमा में। कहाँ किया गया, नागालैंड के कोहिमा में इसका आयोजन किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नागालैंड की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1 दिसंबर 1963 को। कब होती है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ के राज्यपाल कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी बताइएगा।
और एक चीज़ आप ये भी बताइएगा कि यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, कि यहाँ के जो मुकदमे होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं। तो राज्यपाल बेटा कौन है, तो ला गणेशन है। मुख्यमंत्री जो हैं वो नेफ्यू रियो हैं। और बाकी मैंने बताया था इसकी सीमा किससे लगती है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, यहाँ पर इसकी सुनवाई होती है। ठीक है, सीमा किससे लगती है, तो म्यांमार के साथ में सीमा स्पर्श करता है। तो 10वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे जो हैं वो रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आप लोगों को आंसर करने हैं, वन लाइनर हैं। ठीक है, चलिए तो सही आंसर करिएगा आप लोग जल्दी से। ये पहला प्रश्न है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और देश में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं। देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक आप लोगों को बढ़िया सी शायरी सुनाते हैं, सुनिएगा। कि अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, अंदाज उसकी बातों का ऐसा दिखाई दे, झूठा है फिर भी सच्चा दिखाई दे, और उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक़ से, और उनकी गली में हम भी चक्कर काटेंगे शौक़ से, मगर शर्त यह है कि कोई लैला तो दिखाई दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा लैला के चक्कर में भी मत पड़ना, वरना मजनू बन जाओगे, फिर गाना गाओगे कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, फिर लैला गाएंगी और तुम पे पत्थर मारे जाएंगे बेटा, ये भी याद रखिएगा। फिर ज़्यादा लैला के चक्कर में तुम मजनू बने बने घूमो। ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा, बहुत हो गया लैला मजनू। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन जो है वो बच्चा कहाँ किया गया, तो बेटा लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया, लखनऊ में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे इस बार प्रश्न बनना ही बनना है। और इसका विषय क्या था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी कि न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। क्या थीम थी, न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार लिथियम के भंडार बेटा कहाँ पर मिले हैं, तो देश में पहली बार लिथियम के भंडार जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, जम्मू कश्मीर में मिले हैं। अब जल्दी से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। चलिए अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, और मई 2023 में भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो जो है बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो बेटा मनोज सिन्हा हैं, वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो कौन बने हैं, तो साकिब अल हसन बने हैं। क्या नाम है बेटा, साकिब अल हसन। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं बच्चा, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला प्रश्न है कि मई 2023 में भारत ताइक्वांडो के निर्विरोध अध्यक्ष जो हैं वो कौन चुने गए हैं, तो याद रखिएगा नामदेव सिर गांवकर। ठीक है, क्या नाम है, नामदेव सिर गांवकर जो हैं यह अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, कि जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं, किस गवर्नर जनरल ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था, और किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था। अब देखिएगा, वन लाइनर प्रश्न है, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। कि वन लाइनर इसलिए लाते हैं कि हमेशा बाई चांस ऑप्शन से ही हमेशा डिपेंड मत रहिएगा, कुछ चीज़ें जो हैं उनके लिए आप लोगों का माइंड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो इसी चक्कर में वन लाइनर प्रश्न भी लेकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड में जो है वो जितनी कैचिंग पावर होगी वो उतना ही अच्छा होगा। तो बेटा जागोई और चोलम जो हैं किस शास्त्रीय नृत्य के मुख्य भाग हैं बेटा, तो मणिपुरी के। किसके, मणिपुरी के, याद रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के भाग कौन है,
तो जागोई और चोलम है। अच्छा, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो एक तो मणिपुरी हो गया, और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, और टोटल उनके नाम भी लिख दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया? तो बेटा उसका नाम क्या था? बैलेजली। क्या नाम था? जो बैलेजली था, इसने जो है शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड ऑर्ड मत लगा देना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत करने वाला कौन था बेटा? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था, और इसने राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया, और किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसके साथ में ही आप लोग बताइएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये भी आप लोगों को बताना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, और दक्षिण भारत का भी मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखिएगा, दास प्रथा का अंत जो था वो एलन बरो ने किया था। किसने? एलन बरो ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बेटा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? और पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? अच्छा, बाकी आप लोग ये भी आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए, कि आप लोगों के इन 20-25 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो थे वो जीएस में सही हुए हैं, ठीक है, कितने सही हुए हैं ये भी बताइएगा। कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? तो लिख लीजिएगा CaSO4, ठीक है, 2H2O। याद रखिएगा आप लोग, ये किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है। उगादी त्यौहार जो है बेटा वो किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अब जल्दी से आप लोग जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी लिख दीजिएगा। और पिवोटिंग जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो पिवोटिंग जो है किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम है। क्या है? विशाखापत्तनम है, ठीक है, किसकी? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की चित्रकला कौन सी है? तो अभी हमने बताई। कौन सी है बेटा? कलमकारी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बेटा बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा, कुछ जो मैंने कल प्रश्न पूछे थे तो निशा ने आंसर किया था और विक्रम ने किया थे, ठीक है। निशा ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए थे, विक्रम ने भी बढ़िया तरीके से आंसर किए थे, लेकिन विक्रम का एक प्रश्न जो था वो गलत हो गया था। मैंने प्रश्न पूछा था कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। और इनके साथ में कौन से क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति में, ठीक है। और इनके साथ में और किसको दिया गया था? तो याद रखना आप लोग, मलाला यूसुफजई को। किसको? मलाला यूसुफजई को इनके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अगला प्रश्न था कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो थी बेटा वो कब शुरू हुई थी? तो 25 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही आंसर है दूसरे प्रश्न का भी। फिर मैंने पूछा था कि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन बेटा त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला में हुआ था, ये भी सही था। फिर अगला प्रश्न था कि किस कर्नाटक की तर्ज पर अब किस राज्य में क्या होगा कि खेती का सर्वे किया जाएगा, ठीक है, यही तो प्रश्न था। तो इसका भी सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बच्चा? उत्तर प्रदेश में जो है वो अब कर्नाटक की तर्ज पर खेती का क्या किया जाएगा। अगला प्रश्न था बेटा कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? तो बनारस में स्थापित होगा, ये सही था बिल्कुल निशा का। लेकिन विक्रम आपका थोड़ा सा गलत था कि गोरखपुर फर्टिलाइजर्स कैंपस में नहीं होगा, ठीक है, किस में हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है,
आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी निशा और विक्रम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं, ठीक है। बाकी आज के कुछ प्रश्न हैं होमवर्क के, इनको भी आप लोगों को करके लाना है कि हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई। स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका और आंसर करिएगा बाद में, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी लेट हो जाती है, तो लेकिन आप लोग जो है इनके आंसर अभी कर दीजिएगा, ठीक है। और कि हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है और होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। भारत की पहली महिला राज्य विधानसभा स्पीकर कौन थी और वह किस राज्य की विधानसभा स्पीकर थी। और हाइफा बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है, ठीक है। चार के चारों प्रश्नों के आप लोगों को आंसर करने हैं। इसके साथ में मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग लगातार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक स्टेटस पर या टेलीग्राम वगैरह पर आप लोग जो है चैनल की वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बस इतना ही आप लोगों से एक डिमांड है हमारी। बाकी जो है आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, हर हर महादेव।